नमस्कार, मैं योगेश राणा। कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश में इस तरह का माहौल बन रहा है जैसा 2013 में यूपीए सरकार के खिलाफ बनना शुरू हुआ था। ऐसा कहने वाले अपनी बात के पक्ष में कई बातों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं, खासकर 4 बात उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। एक, सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी की इमेज के उस हिस्से पर हमला किया है जो हिस्सा सालों की मेहनत से बनाया गया। नरेंद्र मोदी को लेकर 3 परसेप्शन सालों की मेहनत के बाद बनाए गए हैं। 1, हिंदू हितों की राजनीति करने वाले नेता। 2, राष्ट्रवाद को सबसे ज्यादा तरजीह देने वाले नेता। और 3, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे पर काम करने वाले नेता। लेकिन सत्यपाल मलिक लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा नफरत नहीं है। नरेंद्र मोदी की इमेज को बनाने में इस नारे का बड़ा योगदान रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को किसी के खाने पर बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं है। आप एक और बात पर गौर कर लीजिए, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ माह में जो बातें कही है उनका मतलब यह निकलता है कि अडानी के साम्राज्य विस्तार में नरेंद्र मोदी का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। और अडानी के साम्राज्य को खड़ा करने के लिए बहुत से नियम कायदों को किनारे पर रखा गया। यह आरोप राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल लगातार लगा रहे हैं। यानी ये लोग भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा है नरेंद्र मोदी का, और इस नारे से जो नरेंद्र मोदी की इमेज बनी है उसी पर सवाल उठा रहे हैं। अब तीसरी बात, राजनीति में अगर यह साबित हो जाए कि फला आदमी बड़ा ईमानदार है तो जनता उसको सर आंखों पर बैठा लेती है, और अगर यह साबित हो जाए कि फला आदमी की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, तो जनता मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। और विपक्ष लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। आप कर्नाटक में घटी एक घटना को चौथे उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिए और इसके बाद विपक्ष के दलों की इस पर आई प्रतिक्रिया पर गौर कीजिए। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे के.एस. ईश्वरप्पा से फोन पर बात की। के.एस. ईश्वरप्पा कौन है? उनकी गिनती कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। ईश्वरप्पा वही नेता है जिन्होंने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। भाजपा को येदियुरप्पा को हटाना पड़ा था। इसके बाद ईश्वरप्पा पर खुद 40% कमीशन मांगने के आरोप लगे। वो इन आरोपों में घिर गए और उन पर यह आरोप लगाने वाले ठेकेदार ने सुसाइड कर लिया था। खबरें यह आई कि सुसाइड करने से पहले ठेकेदार ने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखी थी। ईश्वरप्पा को अप्रैल 2022 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, इन्हीं सब विवाद के चलते हुए। हालांकि बाद में जांच रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। और अब कुछ ही दिन पहले ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से जाहिर की। वो अपनी जगह पर अपने बेटे को टिकट देने की चाह रखते थे। वो 5 बार शिमोगा सीट से जीते हैं। बेटे को भी टिकट नहीं दिया गया तो वो नाराज हो गए और माना गया कि इसी कारण वो संन्यास लेने की बात करने लगे। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया। ऐसी चर्चा है कि इसीलिए फोन किया। प्रधानमंत्री की उनसे बात होते ही यह कहा जाने लगा कि भ्रष्टाचार के आरोपी की चपेट में रहे एक आदमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद क्यों मांग रहे हैं कर्नाटक चुनाव में। क्या कर्नाटक को भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर लड़कर नहीं जीत पा रही है, जो एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे नेता की मदद ली जा रही है जो भ्रष्टाचारों के आरोपों की चपेट में रहे हैं। यह ठीक है कि क्लीन चिट बाद में दे दी गई, लेकिन गंभीर आरोप तो लगे ही थे। इस तरह का जो प्रचार है विपक्ष कर रहा है। और आप ध्यान दीजिए, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी छवि पर विपक्ष का हमला है जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे से बनी है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा भ्रष्टाचार का समर्थन करती है, उसको भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा नफरत नहीं है। और अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट और सेक्सुअल हरासमेंट के केस दर्ज हो गए हैं, लेकिन बृजभूषण सिंह अभी भी अपने सभी पदों पर तैनात है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जातीय और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर बृजभूषण सिंह पर कोई बड़ा एक्शन लेने से बचा जा रहा है। यह आरोप लग रहे हैं विपक्ष का
इसी तरह की बातें कह रहा है विपक्ष। अगर यही आरोप और मुकदमा किसी आम आदमी पर होता या फिर विपक्ष के किसी नेता पर होता तो वह जेल में होता, यह विपक्ष का कहना है। और इन्हीं मामलों को ध्यान में रखकर कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को चिंता हो सकती है। अगर इन मामलों को समय रहते भाजपा ने सुलटाया नहीं तो न खाऊंगा न खाने दूंगा की छवि को प्रधानमंत्री की ओर से और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। और यह जो माहौल बना हुआ है, यह अगर लोकसभा चुनाव तक चला गया और अगर विपक्ष ने भाजपा के एक उम्मीदवार के आगे एक उम्मीदवार का फार्मूला लागू कर दिया तो भाजपा चिंता में पड़ सकती है, गंभीर चिंता में पड़ सकती है। यह कहीं राजनीतिक पंडितों का अनुमान है, विश्लेषण है। लेकिन मैं इन बातों पर हमेशा एक ही बात कहता हूं, 2019 के चुनाव में भाजपा ने करीब 38% वोट हासिल किया था और अगर पूरे एनडीए की बात करें तो तकरीबन 45% वोट हासिल किया था। यह बहुत हाई परसेंटेज है जो वोट प्रतिशत एनडीए ने हासिल किया था। अगर केवल भाजपा की बात करें तो यानी कि 62% वोट भाजपा के खिलाफ गया। यह एक सही बात है, इस बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह जो 62% वोट है जो भाजपा के खिलाफ जाता है, क्या यह एकजुट हो सकता है और एकजुट होगा तो कैसे? मैं केवल एक ही उदाहरण पेश करता हूं। अभी बंगाल में ममता बनर्जी ईद पर मुस्लिम समुदाय के एक आयोजन में गई और कहा बंगाल में एनआरसी लागू नहीं करने दिया जाएगा। और कुछ लोग भाजपा से पैसे लेकर मुस्लिम वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल में कह रही है कि मुस्लिम वोटों को बांटने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग पैसे लेकर कर रहे हैं, यानी कि वो मुसलमानों के ही कुछ नेताओं पर इस तरह के आरोप लगा रही है। जाहिर सी बात है, यानी ममता बनर्जी के पास बंगाल में इस तरह का फीडबैक है कि बंगाल में मुसलमान बंट रहा है। जाहिर सी बात है वो भाजपा के पास तो जाएगा नहीं, वो कांग्रेस के पास ही जा रहा होगा। और ये सच भी है, पिछले कुछ सालों में बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी से नाराज है, वो उससे दूर हुआ है, वो दूसरे विकल्प ढूंढ रहा है और उनको विकल्प के तौर पर कांग्रेस दिख रही है। इसका प्रमाण उपचुनाव का परिणाम वहां दिखता है। बंगाल में विधानसभा की एक सीट है सागरदिघी, इस पर उपचुनाव हुआ। इस मुस्लिम बहुल सीट पर तृणमूल कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार 52,000 के अंतर से जीत गया। बंगाल में माना जा रहा है कि मुसलमान टीएमसी और कांग्रेस के बीच में बंट रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है, वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है। इस पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट भी छापी है। इसमें कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञों से बात है और कई सारे तथ्यों के आधार पर बात को समझाया गया है। यानी ममता की लड़ाई बंगाल में जितनी भाजपा से है उतनी ही कांग्रेस से भी है, क्योंकि कांग्रेस टीएमसी के वोट में सीधे सीधे सेंध लगा रही है। और अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को वापस अपने पास ला रही है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल है ये सभी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही तो खड़े हुए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ कोई समझौता कर सकती है? 1-to-1 की जो बात हो रही है, क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को इतनी सीटें दे सकती है कि वहां कांग्रेस का ही उम्मीदवार खड़ा हो जाए और ममता बनर्जी वहां पर किसी को उतारा ही नहीं? वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहेगी। वैसे कांग्रेस बंगाल में केवल 2 ही सीटों पर जीती है। यह हाल सभी जगह पर है, जैसा बंगाल में है, सभी प्रदेशों में है। क्या विपक्ष भाजपा के हर सीट पर एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार उतार पाएगा? क्या यह फॉर्मूला लागू हो सकता है? मुझे तो यह संभव नहीं लगता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा को इतनी चिंता नहीं है जितनी प्रसारित की जा रही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।